चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी विरोधियों के निशाने पर हैं, तो मोदी भी अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन मोदी का कहना है कि प्रचार के दौरान विरोधियों की आलोचना का ये मतलब नहीं है कि वही स्थिति चुनाव के बाद भी रहेगी। यानी मोदी ने पोस्ट पोल अलायंस के लिए दरवाजा खुला रखने के संकेत दिए। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एनडीए का विस्तार किया। 25 दलों का गठबंधन चुनाव मैदान में मजबूती से चुनौती पेश कर रहा है। नई रणनीतियां बनाई गई और आलम ये है कि इस बार उन इलाकों में भी बीजेपी या सहयोगियों की गूंज सुनाई दे रही है जहां कभी उनकी कोई जमीन नहीं थी। पूर्वोत्तर भारत हो या फिर साउथ, नए सहयोगियों को साथ जोड़ने में मोदी कामयाब रहे। उन्हें पहले से ही इस बात का पूर्वाभास हो गया था कि चुनाव नतीजों के बाद एक ऐसी स्थिति बन सकती है जहां उन विरोधियों का भी साथ लेना पड़ सकता है जो कभी एनडीए के साथ थे, लेकिन इस बार उनकी विस्तारवाद का हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन मोदी को यकीन है कि अगर ऐसी परिस्थितियां आती है तो वो नए साथियों की तलाश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुमत हासिल करने के बाद भी वो वैसे विरोधियों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मुझे कल 350 भी सीट मिल जाए मेरी पार्टी को, तो भी मेरा मत बनता है कि लोकतंत्र में सभी दलों का महत्व है, हमारे विरोधी दलों का भी महत्व है, हमारी गौर आलोचना करने वालों, तभी तो लोकतंत्र चलता है जी। सरकार चलाने के लिए नंबर तो देश दे देगा, देश चलाने के लिए मुझे सबका सहयोग चाहिए और मैं जितना कर सकता हूं करूंगा सबका सहयोग लेने के लिए, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो। भाई देश चलाना अलग विषय है, सरकार चलाना अलग है। मोदी ऊपरी तौर पर एक राष्ट्रीय सहमति की बात कर रहे हैं जो इस देश की राजनीति में न तो संभव है और न ही व्यवहारिक। हाँ, वो सबका सहयोग मांगकर इशारा किस तरफ कर रहे हैं वो भी लोगों को पता है। चुनाव बाद अगर सरकार बनाने के लिए कुछ दलों के सहयोग की जरूरत होगी तो ये मदद उन्हें ममता, जयललिता, मायावती और नवीन पटनायक से ही मिल सकती है, क्योंकि जेडीयू के अलावा ये 4 दल देश के क्षेत्रीय शक्ति को संतुलित कर सकते हैं। इन दलों के नेताओं की अपनी मजबूरियां और कमजोरियां हैं जो उन्हें मोदी को या केंद्र सरकार को समर्थन देने पर मजबूर करती है। तो मोदी के लिए भी उनका सहयोग लेना मजबूरी है, क्योंकि अगर ये चारों दल मजबूत होकर सामने आते हैं तो मोदी के समग्र विकास एजेंडे को लागू कराने में मदद कर सकते हैं। हालांकि इन चारों दलों को मनाना मोदी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मोदी खुद दावा कर रहे हैं कि 12 मई के बाद वो अपनी नई रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्णिमा जी, ये क्या है? एक तरफ आप अपने नंबर वाइज स्ट्रेंथ के बारे में भी बता रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि तमाम अलाइज को कितने भी नंबर आ जाए हम अलाइज को साथ में लेके चलेंगे, और दूसरों के लिए जो अभी प्री पोल साथ में नहीं है उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। क्या ये है कि अच्छा होता है तो उसके लिए उसके जैसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर वैसा नहीं होता तो उसके लिए भी तैयारी रहने की जरूरत है? नहीं, देखिए, जो भी मजा हुआ कोई पॉलिटिशियन होता है वो अपने रास्ते खुले रखता है, रास्ते बंद करके कोई पॉलिटिशियन नहीं चल सकता है। तो एक संभावना इन्होंने खोल दी है कि बाई चांस कुछ सीटें कम पड़ जाती हैं, अगर कॉन्फिडेंस तो इनके उस इंटरव्यू में मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज में था कि हम 300 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे ही, लेकिन अगर वोटर्स का मूड तो कोई बहुत डेफिनेटली नहीं कह सकता है, तो उस सिनेरियो के लिए इन्होंने शायद अपने ऑप्शंस खुले रखे हैं। मुझे लेकिन इसमें एक चीज में दूसरा भी एंगल, फैसल, दूसरा एंगल मुझे दिख रहा है कि अभी उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कह दिया, इंटरव्यू चल रहा है कल से, ठीक है, अभी लास्ट फेज होना बाकी है और उसमें वेस्ट बंगाल भी है और उसमें यूपी भी है, और जिन 2 लोगों का उन्होंने नाम लिया उसमें मायावती भी है और ममता भी है। तो लास्ट फेज में उनके वोटर्स को एक तरह से कंफ्यूज करने का वो हो सकता है कि बाद में तो ये आ जाएंगे हमारे साथ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक चीज जो पूर्णिमा कह रही है कि बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने मोदी जी को बहुत ग्रो करते हुए देखा है कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर से होते हुए जिस तरह की जर्नी उनकी रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत समझ आ गई है। उनको ये भी मालूम है कि धरातल पे जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है और डायस पर से बोलना एक दूसरी बात होती है। पॉलिटिकल पॉस्चरिंग एक चीज है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग चीज है। अभी जो इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है वो कहीं ना कहीं उसी वोटर की तरफ वो इंगित कर रहे हैं कि देखो तुम इनको वोट दे दो, देना है दे दो, हालांकि ये मेरे ही पास आ रहे हैं, तो बेटर ये होगा तुम हमारे पास आ जाओ। सबको ये पता है कि ये 9वें चरण का जो पोल है वो पूर्वांचल के उस बेल्ट में जहां शायद इनकी पकड़ बिल्कुल नहीं है, शायद वहां से इनको हो सकता है कुछ सीटें आ जाए। मेरे मित्र विभाकर कहेंगे कि आप देखिएगा रिजल्ट, हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो, लेकिन ट्रेडिशनली
वो सीट उनके इलाके उनके नहीं है। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो जाहिर सी बात है कि पूरी सीट जो है ममता बनर्जी के पास है, तो इसलिए उस वोटर को और उस सेगमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात जो यहाँ पे दिख रही है नरेंद्र मोदी की, कि जो नरेंद्र मोदी का एक बैगेज था और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से लोग देखते थे, उसमें कहीं ना कहीं मैं चेंज देख रहा हूं। मुझे ये लग रहा है कि अब एक थोड़ा एकोमोडेटिव नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, जो सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से सत्ता की वजह से हो रहा है या पॉलिटिक्स के लिए भी अच्छा? इसको समझे जरा अरविंद, ये क्या है? ये होप फॉर द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट है, या ये प्रैग्मेटिज्म है, ये मैग्नेनिमिटी है और कुछ ऐसा कि अब स्टेट्समैन बनने की तरफ वो चल पड़े? ये बहुत श्रूड प्रैग्मेटिज्म है। कहीं ना कहीं उन्होंने विंडो खोल दी है, उनको ऐसा संभावना बिल्कुल बनी हुई है कि शायद नए अलायंस की जरूरत पड़ेगी। और पहला कोशिश शायद यही है कि नए अलायंस के लिए, अगर आप कुछ समय पहले का भी इंटरव्यू देखें तो जो सो कॉल्ड सेकुलर डिवाइड क्रिएटेड था, जो लक्ष्मण रेखा अपोजिशन ने बना रखी थी, उसको ब्लर किया उन्होंने, ताकि कल को अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़े तो सबको एकोमोडेट कर सके। अब वो एक विंडो ओपन कर रहे हैं कि हम सबके साथ अलायंस करने के लिए तैयार है, उन विरोधियों के साथ भी जिन्होंने मेरे ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए। लेकिन आपने अभी जो हम यहाँ बात करते हैं उस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि ये विंडो जो उन्होंने 9th फेज से पहले जो ओपन की है, जो सीटें वेस्ट बंगाल की और यूपी की आने वाली हैं, और शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी और मायावती ने तुरंत रिएक्ट किया, क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं चाहते अपने वोटर्स में। बिल्कुल, देखिए उन्होंने दो कारणों से रिएक्ट किया। एक तो ये भी डर है, जैसा भी कहा जा रहा था, कि ऐसा ना हो कि वो वोटर बजाय इनके पास आने के सीधे बीजेपी में चला जाए, उस पॉसिबिलिटी को खत्म किया। साथ में ये अगर आज वो कहने लगेंगे कि हम साथ जाएंगे तो शायद उनका वोटर पूरी तरह छटक जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन मुझे अभी नहीं लग रहा कि इन तमाम तरीके के बयानबाजी का कोई मतलब है। नरेंद्र मोदी के पार्ट पर उन्होंने विंडो खोल दी है, बाकी इसका रिएक्शन हम आज एक्सपेक्ट करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आइए, इसका एक और मायना निश्चित रूप से मुमकिन है और वो बद्री से हमें सुनने को मिलेगा। बद्री साहब, आपके मुताबिक उनकी इन बातों में क्या छिपा हुआ है? जो उन्होंने सबके लिए जो दरवाजे खोले हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं ना आप जी? मुझे लगता है कि देखिए, ये तो एक तरह से उन्होंने जितने पिछले चुनावी प्रचार में हर्ट किया है बहुत सारे राजनीतिक दलों को, उन पर मरहम लगाना भी है। और क्योंकि उन्होंने बहुत चुनाव प्रचार में वो जो कह रहे हैं ना, गर्मी में बहुत सी बातें कह जाते हैं, बहुत सारी बातें कही है, ममता की नाराजगी देख रहे हैं आप और बहुत सारे लोगों को, तो एक तो वो है। दूसरा ये है कि वो इस बात को महसूस भी कर रहे हैं। ऊपर से तो वो कह रहे हैं कि हमें बहुत, देखिए ऊपर से जो कॉन्फिडेंट दिखता है वो भीतर से कहीं कमजोर भी होता है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। तो वो जो बोल रहे हैं उसके भीतर एक आप उनके चेहरे की भाषा पढ़िए, देह भाषा पढ़िए, तो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन भी है उनमें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत सी चीजें उनकी तरह से नहीं हो रही है। बिहार में वैसा नहीं हो रहा है जैसा वो चाह रहे हैं, ईस्टर्न यूपी में नहीं हो रहा है, तो इसलिए दूसरे दरवाजे खुले रखना जरूरी है ताकि वो दल उनको समर्थन करें। और तो ये जो राजनीतिक भाषा है उनकी, ये बहुत तरह के अर्थ अपने भीतर रखे हुए हैं। वो इस भाषा में भी बहुत अर्थ हैं। और बताइए, मेरे ख्याल से ये जो बॉडी लैंग्वेज का जो फ्रेज जो चल पड़ा है, हम सब लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस बॉडी लैंग्वेज को सब लोग हम अलग अलग तरह से पढ़ते रहते हैं जगदीश जी। लेकिन अभी दो चीजें, हम क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही शूट पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने कहा है कि लास्ट फेज के ये हैं, और कुछ हमको वोट अगर मायावती और ममता के मिल जाए तो क्या बढ़िया है, और साथ ही साथ एक मैसेज भी दे दिया, मरहम भी लगा दिया। इन दोनों पॉलिटिशियंस ने तुरंत रिएक्ट किया। क्या ये इन दोनों की भी श्रूड स्ट्रैटेजी है कि हम अभी रिएक्ट कर दें, अपने वोटर्स को रोक लें, लेकिन बाद में जरूरत पड़ी तो चले जाएंगे? नहीं, ये तो नेचुरल है। अब गठबंधन सरकारों का दौर चल रहा है और एनडीए अपने आप में गठबंधन है, 27-28 दल तो अभी से हैं उनके, और उनको जरूरत पड़ेगी तो वो कोई 25 है। तो अब थोड़ी सी अगर वो तो कह रहे हैं विंडो को खोलने, कोई बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसेस है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और वो कोई दूसरे चरण में बढ़ा नहीं सकते थे, वो अभी बढ़ा सकते थे। अब कहने की बात है, क्योंकि वो मैसेज अब से कन्वे होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये स्ट्रेटेजी थोड़ी होती ही है कि भाई दूसरे का मतदाता अगर कंफ्यूज होता है तो क्या बुरा है, अगर हमारे कुछ वोट उस बहाने बढ़ जाएं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन और दोनों नेताओं ने, ममता बनर्जी ने और मायावती ने जिस तरह से रिएक्ट किया है, उनका भी रिएक्ट करना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, राजनीति में कोई चीज शाश्वत नहीं है। लेकिन अभी कही हुई बात से आप कल मुकर सकते हैं, कोई एक बड़ा लार्जर गोल अब लोगों के सामने रख सकते हैं कि इसके लिए हमने वो छोटी बात छोड़ दी है। लेकिन ये है क्या? ये असल में फैसल साहब, ये झरोखा है, दरीचा है कि दरवाजा है? क्या खोला है उन्होंने? सीधी बात है, उन्होंने सरकार बनाने की संभावनाओं को खोला है
कि अगर उनके पास पूरी सीट नहीं आती है तो कोई दरीचे से भी आ सकता है, कोई दरवाजे से भी आ सकता है, कोई पिछली खिड़की से भी आ सकता है। और जो वास्तविकता है हिंदुस्तान की सियासत की, उसकी तरफ इशारा किया है कि अगर हमको पूरी बहुमत नहीं मिलता है तो हमें भी किसी और दूसरी पार्टी की तरह परहेज या गुरेज नहीं होगा, जो हमारे साथ हाथ मिलाना चाहेगा। यहां तक कहा है कि एक एमपी भी आना चाहेगा तो आ सकता है। यानी कि वो बात भी जो थी कि बीजेपी इज ए पार्टी विद डिफरेंस, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गई है। जैसे तैसे भी हो या जिस तरह से भी हो, इन केन प्राकेन तो सरकार बनानी है। और कहीं ना कहीं जो बद्री जी कह रहे थे कि ऊपर से कॉन्फिडेंस जरूर दिख रहा है, लेकिन अंदर से वो इस बात को रूल आउट नहीं करना चाहते हैं कि हमको सरकार बनाने के लिए जो चीज भी करनी होगी, जिसके साथ भी जाना होगा, जाएंगे और जाकर के सरकार बनाएंगे। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, उन्होंने मायावती और ममता जी का जो खास नाम लिया है उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम थोड़ा देख ले, क्योंकि ये दोनों नेता उनके साथ पिछले बार गठबंधन में रह चुके हैं। ममता जी यहाँ सेंटर में थी, मायावती ने यूपी में उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो शायद वो अपना पुराना एक जो ताल्लुकात है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कहना आप उसमें जोड़िए, लेकिन ये जो है कि जो नाम लिए हैं, दरवाजे खुले हैं, वो लोग आ जाएंगे। लेकिन मोदी पिछले जो चुनाव बीजेपी ने लड़े वो उससे अलग थे जो अभी लड़े जा रहे हैं। अभी वो अपना परचम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, जो कि पहले था कि नॉर्थ की और वेस्ट की पार्टी है बीजेपी। ऐसे में ये कॉन्ट्रडिक्शन कांग्रेस के साथ रही है, क्या उसी तरह बीजेपी भी आगे बढ़ेगी कि राज्य में तो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, केंद्र में साथ में? मेरे ख्याल से उनके जिस बयान को हम लोग में, मैं ये मानता हूं कि मैं जिस तरीके से समझता हूं वो बताता हूं, बाकियों ने क्या समझा। जिस सांस में उन्होंने ये बात कही है कि ममता दी भी हो, दीदी कहते हैं उनको वो, या फिर मायावती जी हो, उनके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट से भी बात कही है। और उनका कहने का तात्पर्य यह था, संख्या बल की वो बात नहीं कर रहे, सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे, वो सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। और सरकार चलाने में सबके सहयोग की बात करे, सबको साथ लेके चलने की बात करे। और उसी संदर्भ में चाहे वो एक व्यक्ति भी कहीं का जीत के क्यों ना आया हो, एक अकेला पार्टी या इंडिपेंडेंट हो, हम उसको भी अपने साथ लेके चलेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो भारतीय जो हमारी जो ढांचा है, संघीय जो ढांचा है, उसकी जो वास्तविकता है कि कुछ भी वो इंप्लीमेंट करना अगर चाहते हैं, उनकी जो भी नीति है वो राज्यों में ही इंप्लीमेंट होगी। और जब तक राज्य के जो नेता मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जब तक वो उनके साथ अगर नहीं आती, उन्होंने उनके लिए प्रपोज किया, तो राज्य को भी तो जरूरत पड़ती है केंद्र से, लेकिन क्या समन्वय की बात देखिए, एक समझने की, जब से छत्रपों की राजनीति शुरू हुई है तब से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के संबंध बहुत ही खराब हो चुके हैं। और उसको दूर करने के लिए एक नई सोच के साथ, समन्वय के साथ काम करने की बात उन्होंने कही है। अब उसका लेकिन विभाग साहब, आपको लगता है क्या कर पाएंगे? आपको लगता है क्या कि ये जो तरीका है ये कहीं आम आदमी पार्टी से इंस्पायर्ड तरीका लग रहा है? आम आदमी पार्टी जैसे सबको कटघरे में खड़े करने के बाद वो दिल्ली में आई, लेकिन उसके बाद सबको साथ में लेके, सबकी सहमति के लिए उनके पास पत्र भेज करके आप इसमें साथ देंगे कि नहीं, और सबको साथ में लेकर चलेंगे, और हम तो तस्वीर बदलना चाहते हैं, हमारी किसी से जाति अदावत नहीं है। क्या ये उस तरह का भाव है और क्या वहीं से लिया गया ये पन्ना है, अरविंद साहब? नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप देखें तो बीजेपी का मैनिफेस्टो में वही ये बात कही गई थी बड़े स्पष्ट रूप से कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ये दोनों बराबर होंगे, साथ में काम करेंगे। और मोदी का जो प्राइमरी एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। और कांग्रेस सरकार की अपनी रिपोर्ट है जहां यह कहा गया कि जीएसटी सिर्फ अगर इंप्लीमेंट हो जाए तो हिंदुस्तान में 2% ग्रोथ आ जाएगी। और जीएसटी आज इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इतने बिगड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप, जैसा भी विभाकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देश चलाने में सबका सहयोग चाहिए, और बिना इस सहयोग के देश में विकास नहीं हो सकता है। मुझे लग रहा है शायद उस पर भी एम्फेसिस वो ला रहे हैं। और जो बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो बिल्कुल अलग चीज थी। मोदी एक टेस्टेड मटेरियल है, उन्होंने सरकार चलाई है, गवर्नेंस दिया है, और वो उसी परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। वो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा बिल्कुल वो चुनाव के बाद की नई स्ट्रेटेजी की भी बात कर रहे हैं। बद्री, आपको क्या लगता है? क्योंकि अभी देखिए, चुनाव होने से पहले ही, जब मतदान अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, वो ये संकेत देने लगे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बातें अलग होती हैं, सबका साथ चाहिए, एक एक एमपी उनके निगाह में सम्मानित है और सबको साथ लेकर वो चलना चाहते हैं। अब वो अपना जो रोल है, अपना जो चेहरा है, वो बिल्कुल बदलना चाहते हैं, एक स्टेट्समैन की तरह से सामने आना चाहते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो शायद ये सब भूल जाया जाएगा ना, सब आ सकते हैं साथ, और क्यों नहीं, सबको सत्ता में भागीदारी भी मिल जाएगी और मेरे ख्याल से मजबूत सरकार भी चलेगी। तो दिक्कत क्या होगी फिर? तो देश का विकास भी हो रहा है। नहीं, एकदम आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसमें एक पेच है, और वो ये है
कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, यानी वो कुनबा की भानुमति का कुनबा ना हो जाए। क्योंकि सरकार चलाना सिर्फ बहुत सारे दलों को साथ लेके उसको रेस्पेक्ट देना या रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं है, साथ साथ एक सम विचार का निर्माण भी है जिसके आधार पर पॉलिसीज बनते हैं, और वो एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, उसमें एक निगोशिएशंस की जरूरत होती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें इतनी आसान है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वो चुनाव रोज रोज बदल रहा है, चुनाव रोज चेंज हो रहा है। यहाँ पे अभी आप बनारस के लोगों से भी पूछिए तो इस प्रक्रिया में उनका भी फेस रोज रोज बदलता रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि चुनाव वो बार बार। बद्री साहब, लेकिन एक बात समझाइए कि क्या ये जब आप कहते हैं कि भानुमति का कुनबा ना हो जाए, तो इसमें हेट्रोजीनस या होमोजीनस होने की शर्त सिर्फ कम्युनल और सेकुलर है क्या? अगर समरस होंगे लोग तो वो तब होगा जब एक तरह के भाव वाले होंगे, और मतलब सिर्फ इसकी शर्त सेकुलर कम्युनल है क्या? नहीं, भानुमति कुनबा का मतलब ये है दिनेश जी कि देखिए, एक जो समरस जो होता है वो होता है, एक होल होता है, होल में फ्रैगमेंट होता है, और लेकिन होल भी अपने आप में फ्रैगमेंट होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि जैसे अलग अलग होल्स ला करके आप एक जगह जोड़ दें और उससे एक पूरा होल ना बने, तो एक कहते हैं ना, खंड खंड में अखंड ना होकर के। लेकिन आप थोड़ी सी इसकी परिभाषा बदलिए। अब तो भानुमति का कुनबा ही चल रहा है पिछले कम से कम 2 दशक से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 दशक से ज्यादा हो गया, बल्कि कि भानुमति का कुनबा ही चल रहा है और आगे यही चलेगा, यही एनालिस्ट का मानना है। वैसे ये जो जिसको हम अभी भानुमति का कुनबा, वैसे तो देखा जाए तो कॉमन रेफरेंस में ये खराब माना जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ना कोई विचारधारा एक है ना कुछ। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोalition पॉलिटिक्स का युग है और वो युग रहने वाला है। प्री पोल अलायंस 25 पार्टियों में छोटी छोटी 2-2 एक एमपी की पार्टी हुआ करें, लेकिन नाम को 25 है। और वाजपेयी जी ने भी चलाया और उससे पहले भी कोalition, बाद में भी कोalition चला है। तो भानुमति का कुनबा हुआ तो क्या हुआ अगर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है तो? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 के दशक के बाद हम लोग देख रहे हैं कि पूरे तरह से हम लोग कोलिशन इरा में हैं, और इन्होंने भी बात कही कोलिशन इरा को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत वहां आ रही है कि जब पहले आपने ये कहा कि नहीं हम तो अपने बलबूते पे कर लेंगे, हम सरकार बना लेंगे, लेकिन जब अब ये दिखने लगा 8वें फेज के बाद कि शायद आप नहीं आ पाइएगा, तो समरसता की बात भी हो रही है, उसके बाद एक तरह के विचार के लोगों को साथ लाने की बात भी हो रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात भी हो रही है, अमित शाह का ये बयान आ रहा है। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी हैं कि पहले आपने ये बात नहीं कही थी, अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमको तो कोई इतराज नहीं है। एक दूसरी बात ये कि हर चीज कहीं ना कहीं समरसता की जब बात करते हैं और इसकी बात करते हैं कि भानुमति का कुंभा जोड़ा, तो ये याद रखिएगा कि जब जब ये कुंभे जुड़े हैं तो हमेशा ये कहा जाता है लाइक माइंडेड पार्टीज, सेक्युलर पार्टीज, कितनी सेक्युलर है उस पर आप बाद में वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ये स्थिति नहीं है। थोड़ी सी विपरीत स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के कोalition के साथ। कितनी लाइक माइंडेड पार्टीज को लाएंगे, इसलिए भी आपकी बात अहम लग रही है फैसल साहब, और खासतौर से विभाकर जी ने और अरविंद साहब ने जो कहा कि असल में वो सबको साथ में लेने की, क्योंकि बगैर उस कोऑर्डिनेशन के स्मूथ गवर्नेंस नहीं दिया जा सकता देश के अंदर संघीय ढांचे में। ऐसा लग रहा है कि अगर ये कहना जरूरी था ही तो आपने मैनिफेस्टो में तो इशारा कर ही दिया था। पूरे फेजेस समाप्त हो जाते तो आप उसको फिर से दोहरा देते। एक फेज रहते हुए अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन क्या मजबूत सरकार होने से ही देश का विकास होगा या सभी दलों के सहयोग की जरूरत है? जनता जिनसे हमने बात की उनमें से लोगों का ये कहना था। दम तो है, दम तो है। वो जितना इधर चुनाव का आगे से इतना क्या बोलता है कैंपेन किया है, उसमें तो देख रहा हूँ, जनता भी उसका साथ देख रहा हूँ टीवी में। और क्या देखिए, तो आएंगे उसके ऊपर मालूम पड़ेगा। सबको एक होना तो चाहिए, लेकिन वो सब सपोर्ट करे तब की बात है। सब लोग नहीं, उनकी पर्सनल जो बीजेपी ही मतलब उसमें जैसे तृणमूल है या और भी गठबंधन की जरूरत नहीं है। तो खिचड़ी बनी है, खिचड़ी अगर ये आई तो फिर बहुत गलत होगा, क्योंकि फिर उसमें बहुत खरीद बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार फिर ज्यादा फैलेगा। मैं तो चाहूंगी सिंगल हो बिल्कुल, ताकि वो खिचड़ी सरकार बिल्कुल नहीं चाहिए। सिंगल हो ताकि अच्छे से वो काम कर सके, नहीं तो फिर दूसरे लोगों के साथ मिक्स करके होता है तो फिर वो हम अपना पावर ले लें तो वो टेंशन की वजह से देश का काम नहीं हो पाता है। मजबूत सरकार से, डेफिनेटली मजबूत सरकार से। आप दल मिला के करने से वो इधर भागेगा वो उधर भागेगा। एक मजबूत सरकार दरकार है। आप अपने घर में लीजिए, घर में अगर मजबूत अगर हेड नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा। सेम ये सरकार है, अगर हेड नहीं रहेगा, बरकरार रहेगा तो देश सरकार नहीं चल पाएगी। देख तो नहीं कैसे चल रही है।
चलिए, और अब वक्त आ चला है कि हम आज की चर्चा के निष्कर्ष का रुख करें। फैसल साहब। दिनेश, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह के बयान पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, बल्कि 8वें फेज के बाद से ही आने शुरू हो गए, उससे ये संकेत जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी लीडरशिप को ये अंदाजा हुआ है कि जितने भी दावे थे उन दावों के बाद अब वास्तविकता को पहचानने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अब उनका ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और यही हकीकत है कि शायद उनको बहुमत मिलना डिफिकल्ट है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अब सिर्फ एक फेज चुनाव का बाकी है। ये दावे करने का फेज अब नहीं है। सिर्फ हम 2-3 दिन और इंतजार कर ले, बस कुछ दिनों की बात है, क्योंकि बड़े बड़े दावे करके कहीं ऐसा ना हो कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली गति हो जाए। 2004 का याद होगा आप लोगों को, अडवाणी जी ने कहा था इफ इट फील्स गुड इट मस्ट बी, वो एक रेमंड के एड के तर्ज पर उन्होंने कहा था इट मस्ट बी एनडीए, और जब रिजल्ट आए तो बिल्कुल उल्टा हुआ। तो वैसे दावे करने का अब समय नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि दावे करने में बुद्धि, दोनों की बातों में पहाड़ कॉमन है। और दोनों की तरफ में किसी न किसी तरीके के दावों का भी लग रहा है कि ऐसा होगा ही नहीं, ये सोचा जा रहा है। बार बार 2004 की तरफ लोग इशारा करते हैं। मेरा ये कहना है कि ये पहले की ये कोई भाषण नहीं था, ये कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन में एक चैनल को दिया गया इंटरव्यू था। उनसे जब सवाल पूछा गया तो मुझको ये लगता है कि उनके जो भी वो कह रहे हैं उसमें दम है, लेकिन जो डर लगता है इन चीजों का, जब वो कह रहे हैं कि वो सबको लेके एक साथ चलाना चाहते हैं, वो इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये दम्भ से भरे हुए हैं, कहीं वो सुशासन में रुकावट का पैदा नहीं करे। इसलिए जो दम या ये संशय विरोधी भी व्यक्त करते हैं कि ये शक शायद ऐसा हो सकता है। शायद शुरुआत के दिनों में आपको ये परेशानी होगी जब ये इतना बिटर हुआ है, और उसी के लिए वो आंकड़े जुटाने के लिए उन्होंने दरवाजे खोले हैं कि बात मैं नहीं कह रहा। वो रफल्ड फेदर जो थे, क्योंकि साथ मिलके काम करने की बात है, तो उनको सूद करने की उन्होंने कोशिश की है कि गुस्सा ना करें। उन्होंने भी बहुत बोला है ना, सिर्फ इन्होंने थोड़ी बोला है। जगदीश जी, ये मोदी का अश्वमेध है, मोदी की लड़ाई है, भाजपा और एनडीए की नहीं, मोदी की लड़ाई है। मोदी बनाम बाकी सबकी लड़ाई है। और मोदी चूंकि इसमें दावे कर रहे हैं और उन दावों को उनको रिस्पांस भी मिल रहा है पब्लिक से, तो अब ये देखना होगा कि जिस लड़ाई को वो अकेले, मतलब बाकी तो सेना दिखाई देती है, लेकिन मोदी ऐसे सेनापति दिख रहे हैं कि सेना के रूप में जनता दिखाई दे रही है, पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। तो जो दावा है वो मोदी का दावा है। अब देखना होगा कि 16 मई के बाद जो दावे अब तक उन्होंने अपनी सभाओं में किए हैं वो कितने पूरे होते हैं, उनके दावों में कितना दम। जी अरविंद, आखिरी मतदान से पहले आपका निष्कर्ष क्या आज का? दिल मांगे मोर, चले मजबूर सरकार से मजबूत सरकार की ओर। मजबूर से मजबूत की ओर, लेकिन बद्री साहब को तो मजबूर मजबूत से ज्यादा अच्छा लगता है। आइए उनके पास चले निष्कर्ष के लिए। मैं एकदम ठीक कहा आपने। मेरा यही कहना है कि मजबूती की इतनी चाह क्यों? मजबूत जो घर में होता है गांव में, वो पीटता भी है कमजोरों को। तो कहीं मजबूती एक अगिया बैतालपन न पैदा कर दे, एक अधिनायकवाद को न जन्म दे दे। इसलिए मजबूती को हमेशा कंट्रोल और अनुशासित करते रहना होगा। और साथ साथ ये है कि मजबूती के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा न जोड़ दिया जाए, ये भी एक बात है। और तीसरी और अंतिम बात कि इतिहास कहीं भाजपा के लिए अपने को दोहरा न दे, और वो दोहरा देना एक ट्रेजेडी में बदल जाएगा और फिर मजाक में भी बदल जाएगा। सवाल ये भी है कि आप सरकार को सीमेंट की तरह लेते हैं या भिंडी की तरह? अगर आपको सरकार सीमेंट की तरह चाहिए तो आपको मजबूती चाहिए, लेकिन अगर आपको भिंडी की तरह लचक चाहिए तो फिर जाहिर है आप उसमें रूढ़ापन और उसका ठेठ होना आपको गवारा नहीं होगा। बहुत धन्यवाद हमारे मेहमानों का हमारे साथ आज चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। निष्कर्ष में आज इतना ही।